नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा जटिल विषय और उसकी स्रोत सामग्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी बंदी बनाने वाले से ही गंदी को लगाव हो जाता है। अब इस कहानी की जड़ें किसी साइकोलॉजी लैब में नहीं, बल्कि असल जिंदगी की एक घटना में है। बात है 1973 की, स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई एक बैंक डकैती की। वहां बैंक के 4 कर्मचारियों को पूरे 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। लेकिन असली कहानी तो रिहाई के बाद शुरू हुई, और जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। उन बंधकों ने अपने ही किडनैपर्स के खिलाफ गवाही देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो तो उनका बचाव करने लगे, उनके लिए एक तरह की हमदर्दी महसूस करने लगे। और बस इसी अजीबोगरीब घटना के बाद इस तरह के व्यवहार को एक नाम मिला, स्टॉकहोम सिंड्रोम। मतलब एक ऐसी मनोवैज्ञानिक हालत जहां किडनैप हुआ इंसान अपने ही किडनैपर के लिए सहानुभूति रखने लगता है। लेकिन ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ये सिंड्रोम कितना गहरा हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें 1998 के एक और मामले को देखना होगा। ये मामला और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। बात है नताशा कम्प्यूश की। वियना में जब वो सिर्फ 10 साल की थी तो उसे किडनैप कर लिया गया और उसे एक छोटे से तहखाने में 1-2 दिन नहीं, पूरे 8 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। अब देखिए, उसकी कैद बड़ी अजीब थी। एक तरफ उसे मारा पीटा जाता था और दूसरी तरफ उसे पढ़ने के लिए किताबें भी दी जाती थीं। हद तो तब हो गई जब उसे घर में घूमने फिरने की इजाजत मिली। पड़ोसियों ने उसे गार्डन में देखा, और तो और उसे स्कीइंग की छुट्टियों पर भी ले जाया गया। फिर 2006 में वो किसी तरह भाग निकली, लेकिन कहानी ने एक और मोड़ लिया। उसके किडनैपर ने खुदकुशी कर ली। और जब नताशा को ये खबर मिली तो जानते हैं क्या हुआ? वो फूट फूट कर रोई। बाद में एक इंटरव्यू में उसने कहा कि वो एक बेचारा अच्छा आदमी था। उसने उसकी कब्र पर जाकर मोमबत्ती तक जलाई। तो अब यहाँ से मामला और गहरा होता है। ये तो हुई किसी एक इंसान की बातें, पर क्या हो अगर यही सिंड्रोम, यही मानसिकता किसी एक इंसान तक सीमित न रहकर पूरे के पूरे समाज को अपनी चपेट में ले ले। यहीं पर यह स्रोत सामग्री एक कदम आगे बढ़कर एक बहुत बड़े और विवादास्पद सिद्धांत की बात करती। तो ये लेखक जिस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हैं उसे वो कहते हैं सोसाइटल स्टॉकहोम सिंड्रोम। और वो एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। वो कहते हैं, जरा सोचिए, अगर 8 साल की कैद नताशा की सोच को इतना बदल सकती है, तो फिर 800 साल का उत्पीड़न एक पूरे समाज की मानसिकता के साथ क्या कर सकता है। लेखक का तर्क है कि जिन समुदायों ने इतिहास में सबसे ज्यादा जुल्म सहे, कभी-कभी वही सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म या कहें कि सहनशीलता दिखाते हैं। मतलब एक तरह से अपने दर्दनाक अतीत को भूल जाना या कभी-कभी तो उसके लिए एक अजीब सा लगाव दिखाना। और अपनी इस बात को, इस सामाजिक सिंड्रोम वाली थ्योरी को साबित करने के लिए स्रोत में इतिहास की कई घटनाओं का जिक्र किया गया है। तो स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मक्का की विजय या फिर खलीफा उमर के दौर में सीरिया में ईसाइयों और यहूदियों पर लगी शर्तें, यहाँ तक कि आज की टेक्स्ट बुक्स में मुग़लों की तारीफ या फिर आतंकी हमलों के बाद भी यूरोप की रिफ्यूजी पॉलिसी। और एक और दिलचस्प बात, जो लोग हिंसा से भागकर आए, उनमें से कुछ के मन में लाहौर के लिए एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया या यादें। तो लेखक का यही कहना है कि ये जो पैटर्न है ना, अपने ऊपर हावी या जुल्म करने वाली ताकत के लिए हमदर्दी दिखाने का, ये इतिहास में बार बार दिखता है। और ये सारी बातें हमें स्रोत के आखिरी और सबसे अहम तर्क की तरफ ले जाती हैं, एक ऐसी मानसिकता जिसे लेखक सीधे सीधे सोसाइटल स्टॉकहोम सिंड्रोम से जोड़ते हैं। ये देखिए, एक तरफ है स्टॉकहोम सिंड्रोम, यानी जुल्म करने वाले के लिए हमदर्दी, और दूसरे तरफ लेखक बात करते हैं धिम्मी मानसिकता की। स्रोत के मुताबिक इसका मतलब है बिना किसी शिकायत के अपनी अधीनता, अपनी गुलामी को स्वीकार कर लेना। तो लेखक के हिसाब से ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा सामाजिक स्तर। और आखिर में स्रोत अपनी बात को सीधे सीधे कहता है कि धिम्मा की शर्त ये है कि आप अपनी गुलामी की स्थिति को बिना किसी शिकवे शिकायत के स्वीकार करेंगे, और ये धिम्मीपना ही स्टॉकहोम सिंड्रोम है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक शब्द इतिहास में हुई अधीनता की एक पूरी अवधारणा को समझा सकता है?